गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हमने वेरियस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कोलिकर इन 1857। उसने जो ये माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था वो किया था कि जो इंसेक्ट की मसल सेल्स हैं, फ्लाइट मसल सेल्स होती हैं इंसेक्ट की, उनकी स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स के अंदर डिस्कवर किया था। और डिस्कवर करने के बाद उसने इन माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था ग्रेन्यूल्स, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक इलोंगेटेड राउंड शेप की स्ट्रक्चर थी। इलोंगेटेड राउंड शेप ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर थी। जैसे हमारा कैप्सूल, हम कई बार टैबलेट खाते हैं तो कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर जो होती है उसको ग्रेन्यूल्स इन्होंने नाम दिया था। इसके बाद 1898 में सी बेंडा ने इन ग्रेन्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है माइटो, जिसका मतलब होता है थ्रेड, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और एक है कॉन्ड्रियोन, ग्रेन्यूल्स। तो एक इलोंगेटेड ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रियन नाम दिया गया था। इसके बाद लेटर ऑन 1904 में एफ मीव्स ने प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। इससे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया केवल एनिमल सेल्स के अंदर ही ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद 1913 में वारबर्ग ने रिपोर्ट किया कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में। और उसने ये भी बताया कि जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना, साइनाइड जो होता है वो साइनाइड इनहिबिट कर देता है रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, यानी कि ये जो साइनाइड है ये माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देता है। उसके बाद और भी बहुत सारी डिस्कवरी हुई इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इसको जो है डिजाइन किया है ना। कुछ साइंटिस्ट ने, फॉर एग्जांपल फिलिप सेक्विज ने 1957 में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल नाम दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सेल। इसके बाद रिकर 1967 ने एटीपी सिंथेसिस की साइट को डिस्कवर किया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। उसने कहा कि कुछ F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी सिंथेसिस का सेंटर होते हैं, जो साइट्स होते हैं एटीपी सिंथेसिस की। इसके बाद 1978 में पीटर डी मिटकेल ने क्या कहा, उसने एक थ्योरी एस्टेब्लिश करी जिसको नाम दिया गया केमी ऑस्मोसिस थ्योरी। उस केमी ऑस्मोसिस थ्योरी ने ये बताया कि जो फूड की पोटेंशियल एनर्जी है, दैट फूड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो केमी ऑस्मोसिस थ्योरी उसने नाम दिया था। इस केमी ऑस्मोसिस थ्योरी को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। अब अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करना है, इफ वी डिफाइन इट, तो ये कह सकते हैं कि ये ग्रेन्युलर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल विद लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो विद लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। उसके बाद कंटेनिंग साइट्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेमी ऑटोनोमस इन नेचर and capable of transforming potential energy of the food into the chemical energy like in the form of ATP। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो कितनी प्रॉपर्टीज, कितनी स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टीज इसकी आ गई। इसकी शेप होगी ग्रेनुलर, फिलामेंटस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके बाद with large battery of enzymes and coenzymes, sites of cellular respiration, semi-autonomous in nature and capable of transforming potential energy of the food into the chemical energy of the cell in ATP। So energy transformation के अंदर इसका
काफ़ी रोल है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, पोटेंशियल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। तो हम इसको सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी, है ना। इसको दूसरे कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे प्लाज्मोसोम है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया है या वर्मिक्यूल्स हैं। ये सभी सिनोनिम है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की अकरेंस के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, है ना। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, ये सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा, लेकिन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट क्या है, मेच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक और एनारोबिक प्रोटोजोन हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलेटिका, वहाँ पे भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं। तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया एक फंगस है और आर्का अमीबा एक प्रोटिस्टा है। ये इन दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेस्टिजियल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया अपना रोल प्ले नहीं करते, जस्ट एक बेकार माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर पड़े रहते हैं, वो यूजलेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके पास, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्पेसिफिक टाइप के सेल्स के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर तो इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन अलग अलग तरह की सेल्स के अंदर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव एरिया जो होंगे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो एरिया हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव एरिया होंगे, है ना, तो उस हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव एरिया के अंदर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, जो स्पर्म का जो एक्सोनिम पोर्शन होता है ना, तो फ्लैजिला का जो एक्सोनिम पोर्शन होगा, उस एक्सोनिम के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल्स होती हैं, जो मसल्स की जो मायोफाइब्रिल्स होती हैं, उन मायोफाइब्रिल्स के अराउंड में भी बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। इंटेस्टाइनल सेल्स का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है, जो माइक्रोविलर सरफेस होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, उन सेल्स के अंदर भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। पैरामीशियम के पास जो सीलिया होते हैं, उस सीलिया के बेस के पास भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ताकि जो सीलिया जो बीट करते हैं, है ना, सीलिया जो मूवमेंट कराते हैं, तो उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो वो इंस्टेंट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एट द बेस ऑफ द सीलिया। न्यूरॉन्स की जो साइनोप्टिक नोब होती है ना, जो जंक्शन होता है, उस साइनोप्टिक नोब के अंदर भी आपको ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे टू कंपनसेट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे इन स्पेसिफिक सेल्स। अब अगर शेप, साइज और नंबर की बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो ग्रेनुलर या फिलामेंटस हो सकती है ना, नॉर्मली फिलामेंटस। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है। कई अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स भी जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, वेसिकुलर भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है यीस्ट सेल के अंदर। तो यीस्ट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्फेरिकल शेप का प्रेजेंट होता है। किसी के अंदर डिस्कोइडल भी हो सकता है, क्लब शेप भी हो सकता है, रैकेट के जैसा भी हो सकता है ना, जैसे लीवर सेल ऑफ द फिशिस के अंदर जो रैकेट होता है, जो बैडमिंटन रैकेट होता है, इसी तरह का रैकेट शेप का माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। ट्रिपेनोसोमा है ना, एक प्रोटोजोन है ट्रिपेनोसोमा। उस ट्रिपेनोसोमा के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो लूप जैसा होता है, बिल्कुल एक इलोंगेटेड सा लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उस लूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डीएनए की
छोटे पतले पतले फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस लूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो डीएनए के जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उन दोनों को मिला के उस लूप लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और उस डीएनए को मिला के बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। तो ट्रिपेनोसोमा की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। उस ट्रिपेनोसोमा की स्ट्रक्चर के अंदर जो काइनेटोप्लास्ट होता है, उस काइनेटोप्लास्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। जो जनरली जो रेंज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की, वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर तो इसका डायमीटर होता है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर का डायमीटर, और 0.3 से 40 माइक्रोमीटर की लेंथ हो सकती है जनरली, ठीक है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल होती है वो भी डिसाइड करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होगी, है ना। अगर आप सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया की साइज देखेंगे, स्मॉलेस्ट साइज जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यीस्ट सेल के अंदर मिलता है, जो करीब करीब 1 माइक्रोमीटर क्यूब होता है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, 1 माइक्रोमीटर क्यूब का साइज यीस्ट सेल के अंदर मिलता है। और जो मेमेलियन पैंक्रियाटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर 10 माइक्रोमीटर के जो है साइज के आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो वो लार्जेस्ट साइज 20 to 40 माइक्रोमीटर के जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपको एक फ्रॉग है राना पाइपियंस, इस राना पाइपियंस के ऊसाइट के अंदर आपको मिल जाएंगे सबसे बड़े साइज के माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल के अंदर, है ना। देखो कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियस को जो है सेल ऑर्गेनल नहीं मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और वो न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती। तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर है ना, एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो जनरली क्या करते हैं कि न्यूक्लियस एक लार्ज स्ट्रक्चर है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, तो इसको सेल ऑर्गेनल नहीं मानते हैं, है ना। तो अगर न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल नहीं मानेंगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल सेल, है ना। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। तो ये अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। और अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेल के अंदर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो प्लांट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहली लार्जेस्ट स्ट्रक्चर विल बी द न्यूक्लियस, सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर विल बी द क्लोरोप्लास्ट, तो थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्लांट सेल के अंदर विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब नंबर की अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना कितना प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो अलग अलग मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा सेम ऑर्गेनिजम्स की जो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, उन अलग अलग टाइप के सेल्स के अंदर भी जो नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर सेल टाइप की अगर बात करेंगे, मान लो लीवर सेल हैं तो सभी लीवर सेल्स के अंदर लगभग सेम मिलेगा, किडनी सेल हैं तो किडनी सेल्स के अंदर भी नंबर जो है लगभग सेम मिलेगा। लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर जो नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो अलग अलग होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी डिपेंड कर सकता है मेटाबॉलिक रेट या फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल, भाई कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है और किस तरह के फंक्शन प्रोवाइड करती है सेल, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा। ये ज़्यादा किस में होंगे, ग्रोइंग और डिवाइडिंग सेल या मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होगी उनके अंदर ज़्यादा नंबर में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, जैसे जर्मिनेटिंग सीड सेल्स, है ना, जर्मिनेटिंग सीड सेल्स में ज़्यादा होंगे, एनिमल सेल्स के अंदर ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द डोरमेंट सीड सेल या प्लांट सेल। तो जर्मिनेटिंग सीड सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द डोरमेंट सीड सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एज कंपेयर टू द प्लांट सेल्स। ओके, क्यों होगा प्लांट सेल के अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं, एनिमल सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा क्यों होते हैं?
क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी एक साइट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत वहाँ पे कम पड़ती है। इसलिए एनिमल सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, प्लांट सेल के अंदर कम होता है। और अगर किसी एक सेल के अगर टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हम इकट्ठा कर लें, है ना, तो टोटल जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कॉन्ड्रियोसोम्स। कॉन्ड्रियोसोम्स आर द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल। अब अगर नंबर, स्पेसिफिक नंबर की हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हो सकता है वो एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोमोनास, एक प्रोटोजोआ का एनिमल है माइक्रोमोनास, उसके एक सेल के अंदर एक ही मिलता है। और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे क्लोमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर भी एक सेल के अंदर एक ही मिलेगा। ट्रिपेनोसोमा के अंदर भी एक ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ह्यूमन स्पर्म का जो मिडिल पीस पार्ट है उसके अंदर 25 माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे हर सेल के पास, ठीक है। वो स्पर्म तो सिंगल सेल है तो उसके पास 25 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएंगे। हमारी किडनी सेल के अंदर 300 to 400 पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लीवर सेल के अंदर अप्रोक्सीमेट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। और अमीबा, एक जाइंट अमीबा है जिसको काउस काउस बोलते हैं, उसके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी 50,000। इसके अलावा सी अर्चिन का एग जो होता है, सी अर्चिन एग के अंदर 1,40,000 to 1,50,000 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अप्रोक्सीमेट 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल फाउंड इन फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट की एक सिंगल मसल सेल्स के अंदर 5 लाख ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। तो इसलिए वो इतने जल्दी जो है वो फ्लाइट मसल सेल्स काम करती हैं। आप देखेंगे कि कितना बहुत स्पीडली जो है वो फ्लाई करते हैं। तो जो इनके पास जो फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स के पास जितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कलेक्टिवली उनको सार्कोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि सार्कोमियर्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं तो उनको सार्कोसोम्स बोल देते हैं। इसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है अलग अलग कंपार्टमेंट मिलेंगे आपको, है ना। वो कंपार्टमेंट स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। अलग अलग कंपार्टमेंट विल प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक तो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड 2 चैम्बर्स। दो इसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इन दो लिमिटिंग मेम्ब्रेन की वजह से 2 चैम्बर्स का फॉर्मेशन हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 2 मेम्ब्रेन और 2 चैम्बर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स 2 मेम्ब्रेन होती हैं जो एक एनवलप बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड। अब वो जो एनवलप प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, उसकी कंपैरिजन अगर हम थर्मोस बोतल से करें तो थर्मोस बोतल में क्या होता है, आउटर साइड पे तो जो है स्टील की लेयर होती है, इनर साइड में उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लास की लेयर प्रेजेंट होती है। तो 2 अलग अलग लेयर्स होती हैं, है ना। तो 2 अलग अलग लेयर्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप के अंदर भी दूसरा मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो थर्मस बोतल की तरह डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। और दोनों ही जो इसकी मेम्ब्रेन होती हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोनों की स्ट्रक्चर में भी फर्क होता है और फंक्शंस के अंदर भी फर्क होता है। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती हैं। अगर हम आउटर साइड की मेम्ब्रेन की बात करें, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो ये 60 to 70 एंगस्ट्रोम की थिक होती है। वही लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। ट्राइलेमिनार यूनिट मेम्ब्रेन है, यानी कि 3 लेयर की स्ट्रक्चर है, 2 लेयर आउटर और इनर लेयर प्रोटीन्स की और बीच में फॉस्फोलिपिड की जो है वो
लेयर प्रेजेंट होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके पास जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो कम होता है ना। इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर 50% तो प्रोटीन्स होते हैं और 50% ही लिपिड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की और कार्डियोलिपिन के लिपिड्स की अमाउंट ज़्यादा होती है ना। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कार्डियोलिपिन, है ना, ये प्रेजेंट होने की वजह से इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमेबल हो जाती है टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज्ड बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो ये जो छोटे छोटे साइज के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके लिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल है, उनको रोकती नहीं है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है थ्रू द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पोरिन प्रोटीन्स जो एक पोर फॉर्मिंग चैनल प्रोटीन है ना। तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर वो बना देते हैं, वो चैनल्स बना देते हैं। उन चैनल्स के अंदर से जो 5000 डाल्टन के जो मोलिकुलर वेट के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना, अप टू 5000 डाल्टन के मोलिकुलर वेट के जो प्रोटीन्स होंगे या जो भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो ईजिली डिफ्यूज हो जाएंगे इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। अब इसके अलावा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफान। इन 3 एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादातर एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, यानी कि उसके अंदर फोल्डिंग नहीं होती। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखेंगे कि उसकी जो है वेरियस फोल्डिंग होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना, फॉर एटीपी जनरेशन। लेकिन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग नहीं होती। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज स्मूथ, है ना, स्मूथ होती है। और दोनों के 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनर और आउटर एक दूसरे के एसिमेट्रिकल नेचर की होती हैं, दोनों अलग अलग तरह की होती हैं। अब जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये साइटोसोल के साथ में कॉन्टेक्ट बनाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आउटर मेम्ब्रेन होगी तो वो साइटोप्लाज्म की तरफ ही होगी, है ना। और किसी किसी पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट आउटर मेम्ब्रेन मे बी कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, किसी माइटोकॉन्ड्रिया पे आउटर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट हम बोल देते हैं। देखो अगर हम जो है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये देखो, ये जो सबसे आउटर साइड में है ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई भी फोल्डिंग नहीं है। लेकिन आप अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी अंदर की साइड में इस तरह से फोल्डिंग हो रखी है ना। तो ये दोनों आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये दो अंदर की साइड में ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो हो एटीपी सिंथेसिस होगी। इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर साइड की फोल्डिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या बना देते हैं? एक क्रिस्टा का फॉर्मेशन बना देते हैं। क्रिस्टा देखो, ये क्रिस्टा है ना, ये क्रिस्टा है फोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टा के बीच में जो स्पेस है ना, क्रिस्टा के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। इन क्रिस्टा के बीच में जो भी खाली स्पेस है दैट इंट्रा क्रिस्टल स्पेस इज कंटिन्यूअस विद द आउटर चैम्बर, है ना। देखो ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको तो बोलेंगे आउटर चैम्बर। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है उसको बोलेंगे इनर चैम्बर,
है ना, इनर चैम्बर, ये देखो ये रहा इनर चैम्बर। तो जो इंट्रा क्रिस्टल स्पेस है, दैट इंट्रा क्रिस्टल स्पेस इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर चैम्बर। इसके अंदर जो है मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। आप एक चीज़ और देखेंगे कि इसके अंदर एक ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड दीज ऑक्सीसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सिंथेसिस। राइबोसोम्स भी आपको इसके अंदर देखेंगे, और वो राइबोसोम्स कौन से होंगे, 70S राइबोसोम्स। ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में जो है आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।